Good morning all of you. This is अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये सेकंड चैप्टर है, जिसमें कि वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं कि जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और वो जो जीव हैं उन जगत को वर्गीकरण करने के बाद उनमें क्या लक्षण होते हैं कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो हमने मोनेरा के लक्षण पढ़ लिए थे, मोनेरा के जीवों के बारे में पढ़ लिया था, उनके लक्षण हो चुके हैं। अब जो हैं हम पढ़ रहे हैं जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा क्या होता है? जगत प्रोटिस्टा जो होता है वो मोनेरा के बाद आता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी शारीरिक संरचनाएं जो होती हैं वो मोनेरा की अपेक्षा विकसित होती है। क्यों विकसित होती है? जो मोनेरा के जीव होते हैं उनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, परंतु जो प्रोटिस्टा के जीव होते हैं उनमें केंद्रक होता है। ये लाइन में लिखा हुआ है कि इस जगत के जो जीव होते हैं उन जीवों में केंद्रक उपस्थित होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? होते ये एक कोशिकीय हैं, पर फिर भी इनमें क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोन्स सभी। इसे अगर हम देखें तो जगत प्रोटिस्टा को वर्गीकरण का कूड़ादान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वर्गीकरण का कूड़ादान? क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न समूह मतलब अलग अलग ग्रुप आते हैं। जैसे शैवाल ये अलग ग्रुप है, कवक अलग ग्रुप है, प्रोटोजोन्स अलग ग्रुप है। फिर इनके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे जीव आते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबकी अपेक्षा में ये एक तरह से डस्टबिन है, क्योंकि इसमें समूह जो है अलग अलग है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का कूड़ादान। अब हम इसके लक्षण देखते हैं कि जो जगत प्रोटिस्टा होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। अब हम इनके लक्षणों को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इनके लक्षणों को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांट और एनिमेलिया इन पांचों के लक्षण को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। और जब हम इनको आगे समूहों में बांटेंगे तो उन समूहों के लक्षण जो होंगे उनको भी आप ध्यान में रख सको। तो जब तक हम जगत के वर्गीकरण को या जगत के लक्षणों को नहीं जान सकते तब तक हम समूहों के लक्षण को नहीं पढ़ सकते। तो हमको ऊपर से अंदर की ओर आना पड़ेगा। तो ऊपर से अंदर की ओर आने के लिए हमको सबसे पहले जो जगत है उसके लक्षण पढ़ने पड़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रोटिस्टा के लक्षण पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा जो होते हैं चूँकि मैंने आपको एक चार्ट के थ्रू भी ये बता दिया था, पर फिर भी लाइन बाय लाइन इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। लर्न तो हो ही जाएगा पर साथ में आप एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट भी कर पाओ। तो जो इस समूह के जो जीव होते हैं सभी जीव यूकैरियोटिक कोशिका युक्त होते हैं। मतलब कि इनमें कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या? जिनमें एक तो केंद्रक उपस्थित है और विभाजित कोशिकाएं होती हैं। फिर इनके जीव का आवास मुख्यतः जल होता है। अगर सामान्यतः देखें होते ये भी छोटे हैं, सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो इस कैटेगरी के जो जीव होते हैं वो जल में होते हैं। जल में क्यों होते हैं? क्योंकि इनको नमी चाहिए होती है, बिना नमी के ये वृद्धि नहीं करेंगे। तो इनको वृद्धि करने के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे तालाब का पानी है, झील का पानी, जो ठहरा हुआ पानी रहता है उनमें ये जल्दी पनपते हैं प्रोटिस्टा के जीव। इसका एक उदाहरण है जैसे यूग्लिना। यूग्लिना बहुत ही अच्छा ग्रुप है अगर देखें तो। क्यों? क्योंकि ये दोहरा जीवन व्यतीत करता है और इसको हम बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी। ये पादप और जंतु दोनों के बीच की कड़ी बनता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरह का पोषण प्राप्त करता है। ये स्वपोषी भी है और परपोषी भी है। ये कुछ समय तक स्वपोषी पोषण करता है जब इसको आवश्यकता होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या करता है? स्वपोषी पोषण करता है, स्वयं का भोजन बना लेता है और किसी अन्य जीव के शरीर पर ये रहकर भी भोजन प्राप्त कर सकता है, या दूसरे जीवों से या दूसरे पौधों से भी ये भोजन प्राप्त कर सकता है। जीवों से ही करता है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये फीड करता है। तो इस तरह से अगर हम देखें ये क्वेश्चन बनता है कि जंतु एवं पादप के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? तो आपको ये नाम याद कर लेना है, यूग्लिना। अब हम देखते हैं इसके आगे के लक्षण। पोषण की दृष्टि से ये स्वपोषी और परपोषी होते हैं। इनमें जो पोषण होता है वो दोनों प्रकार का होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये स्वपोषी पोषण भी करते हैं और परपोषी पोषण भी करते हैं। ये अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं और दूसरों पर भी आश्रित हो सकते हैं।
इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधि से होता है। हमने जो मोनेरा के जीव पढ़े थे उसमें किस विधि से हो रहा था? उसमें हो रहा था संयुग्मन विधि से या अलैंगिक विधि से। परंतु इनमें जो जनन है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों होता है। प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं कभी कभी इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। फंगाई अलग अलग होते हैं तो इसलिए इनमें लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन मतलब इनके शरीर के हिस्से होने के द्वारा भी नए जीव का निर्माण हो सकता है। तो ये अलैंगिक विधि द्वारा भी जनन करते हैं। अब हम नेक्स्ट पहले कवक पढ़ लेते हैं, कवक के बाद हम प्लांटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कवक। कवक समुदाय के जो जीव होते हैं, कवक में जनरली अगर देखा जाए तो बहुकोशिकीय अपघटकों को रखा जाता है। बहुकोशिकीय अपघटक क्या हो गए? जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और अपघटक का मतलब ये होता है कि फंगाई में जितने भी जीव आते हैं, जो भी सदस्य इसके हैं, वो सब क्या करते हैं? वो अपघटक का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उस जीव के मृत शरीर पर ये डेवलप हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं और फिर वृद्धि करके उनको क्या करने लगते हैं? ये धीमे धीमे अपघटित करते हैं। ये जैसे गोबर है, गोबर वगैरह को भी अपघटित कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनके अपघटन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो होते हैं चूँकि यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक मतलब कि इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, बहुकोशिकी होते हैं, परपोषी होते हैं मतलब कि दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कवक समुदाय के अंदर कवक जगत के अंतर्गत कौन कौन से समुदाय आते हैं। तो उसमें आते हैं जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइटिसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, लाइकेन आदि। 4 समूह हैं इसमें, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड लाइकेन। अब हम इसके लक्षण पढ़ते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं, इस समूह के जो सदस्य होते हैं वो परजीवी के रूप में होते हैं। ये बता चुकी हूँ मैं। परजीवी का मतलब क्या होता है कि ये अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। और किन से? मृत कार्बनिक जीवों से। जो मृत जीव होते हैं उनसे ही अपना भोजन लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई जंतु या जीव मर जाता है तो उसका शरीर जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, अपने आप ही ये प्रक्रिया होती है। तो वो कैसे होती है? उसके शरीर पर जो जीवाणु हैं और कवक जो है अगर वो लग जाते हैं तो वो उसके शरीर को अपघटित करने लगते हैं। उसकी कोशिकाओं, उसके सॉफ्ट ऊतकों को वो क्या करते हैं? भोजन के रूप में लेने लगते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो होता है एक तरह से सभी की अलग अलग होती है। किसी में प्रोटीन की बनी होती है, किसी में लिपिड की बनी होती है कोशिका भित्ति। मतलब इनका शरीर जो कोशिका का बना हुआ है तो उस कोशिका के ऊपर जो आवरण होता है वो काइटिन का होता है। इनका शरीर अथवा सुकाय, सुकाय मतलब होता है थैलस। अब शरीर में सुकाय का मतलब ये होता है कि अगर हम इनमें देखें तो इनके शरीर का जो निचला भाग होता है वो अपेक्षाकृत चौड़ा होता है ना। तो उस चौड़े भाग को बोलते हैं सुकाय, सुकाय या थैलस। और उस थैलस से फिर क्या निकलते हैं? पतले पतले धागे निकलते हैं। इन धागों को बोलते हैं हाइफी। अब ये हाइफा क्या होते हैं? हाइफा जो होते हैं जैसे हुक नहीं होता है ना। हुक का काम क्या होता है? किसी चीज़ में अटक जाना। वैसे हाइफी का काम होता है या हाइफा का काम होता है। ये क्या करते हैं? ये हाइफी किसी अन्य जीव से जुड़ने में, किसी पेड़ से जुड़ने में ये इनको मदद करते हैं। तो ये उससे अटैच हो जाते हैं और इसमें ये एक जगह जब पैदा होते हैं तो ये थोड़ी देर में अपनी पूरी कॉलोनी बसा लेते हैं। मतलब बहुत जल्दी फैलते हैं। अगर इनको नमी मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, तापमान मिल जाता है तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। और क्या बना लेते हैं? कवक जाल बना लेते हैं। आपने कभी घर में भी देखना, घर में भी जैसे रोटी है या ब्रेड है, इनके ऊपर ये एक जगह अगर स्टार्ट हुए तो थोड़ी देर में पूरी रोटी या ब्रेड को ये क्या करते हैं? खराब कर देते, बहुत जल्दी फैलते हैं और पूरा जाल जैसा। कभी आप चाहो तो इसको ध्यान से देखना। एक ब्रेड को रख देना आप या एक रोटी को रख देना, उस रोटी को थोड़े से पानी की छींटे देके जब आप रखोगे पैक करके तो आप उसको एक दिन बाद या दूसरे दिन आप उसको जब खोल के देखोगे तो उसमें पूरा जाल बना हुआ दिखेगा। तो वो जो जाल होता है वो कवक का ही होता है। अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। अब इसमें क्या होता है? संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। तो सभी जीवों में अगर देखें तो संचित भोज्य पदार्थ होता है। जैसे हमारे अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो अमीनो एसिड के फॉर्म में हो सकता है ना, और ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और इनमें किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में।
जैसे हमको जब एनर्जी चाहिए होती है तो हमारे बॉडी में जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट के ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। तो एनर्जी हमको मिल जाती है जब भी हम दौड़ते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं। तो वैसे ही इनमें भी जो होता है ग्लाइकोजन होता है। तो जब इनको भोजन की ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन इनको भोजन प्रदान करता है। ये वर्धी अलैंगिक एवं लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। मतलब इनमें जनन जो होता है तीनों विधियों से होता है ना। इनमें जो जनन होगा वो वर्धी मतलब वेजिटेटिव विधि, वेजिटेटिव बता चुकी हूँ मैं, इसलिए हमने पहले जो चैप्टर पढ़े थे, सॉरी वर्धी आपको नहीं बताया होगा। वर्धी का मतलब ये होता है कि इनके शरीर के टुकड़े हो जाए। उस प्रत्येक अगर हम देखें तो ये हाँ, जैसे कि पेड़ पौधों में बीज जर्मिनेट नहीं होता है उस तरह से भी ये अंकुरित हो सकते हैं, है ना। वर्धी जनन में क्या होता है, इनके शरीर का कोई भाग टूट कर अलग हो जाए और वो नए पौधे का निर्माण कर ले या नया कवक बना ले। अलैंगिक विधि से भी जनन करते हैं, मतलब इनके शरीर के टुकड़े हो जाए और उससे फिर अलग अलग कवक बनाए, है ना। ये क्या होते हैं, हवा के माध्यम से एक से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर वहाँ पर नया कवक बना लेते हैं। लैंगिक विधि द्वारा भी जनन करते हैं, मतलब इनमें नर एवं मादा युग्मक भी बनते हैं और वे युग्मक जब संलयित होते हैं, जब जुड़ते हैं तो युग्मनज बनाते हैं, है ना, और नया कवक बना सकते हैं। इसमें केवल यीस्ट ही है जो कवक में आता है, परंतु वो कैसा है, एक कोशिकी। बाकी सभी बहुकोशिकी हैं पर यीस्ट केवल एक कोशिकी है। तो आगे हम यीस्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब आप उसकी संरचना देखोगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये एक कोशिकीय ही है। फिर परजीवी कवक जंतु एवं पादपों में बीमारी पैदा करते हैं। जितने भी कवक होते हैं ये कवक हमेशा बीमारियां ही पैदा करते हैं। इनसे लाभ आज के समय में, पर इनसे लाभ भी है। क्या लाभ है, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो दवाइयाँ होती है जैसे एंटीबायोटिक वगैरह होती है वो इनसे बनाते हैं। 12th में आप ये चैप्टर पढ़ोगे, सूक्ष्म जीवों से हमें क्या लाभ होते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमें बहुत सारे लाभ देते हैं, है ना। इनसे दवाइयाँ भी बनती है, आजकल एंटीबायोटिक इनसे बनाने लगे हैं। और क्या है लास्ट पॉइंट, इसमें लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, मतलब इसमें भ्रूण नहीं बनता है। लैंगिक जनन तो होता है, जैसे अगर हम देखें तो लैंगिक जनन में हमेशा भ्रूण बनता है पर इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। तो इस तरह से देखें तो ये कवक के गुण हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लांट के। अब प्लांट तो सबने ही देखे होंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिन्होंने प्लांट नहीं देखे। प्लांट क्या होते हैं, प्लांट जो है बहुकोशिकीय उत्पादकों का जगत है। मतलब कि बहुकोशिकी का मतलब क्या हो गया, बहुकोशिकी का मतलब ये हो गया कि जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होता है। और उत्पादक का मतलब ये होता है कि उत्पादक मतलब प्राथमिक उत्पादक हैं जिनका काम होता है स्वयं का भोजन बनाना। और ये सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सबसे पहले सूर्य की ऊर्जा का उपयोग पौधे ही करते हैं, तो इसलिए इनको उत्पादक भी बोला जाता है। ये ही आगे जाकर दूसरे जीवों को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो सभी इन्हीं पर आश्रित होते हैं। तो इस जगत के सभी सदस्य जो होते हैं केंद्रक युक्त स्वपोषित होते हैं। केंद्रक युक्त मतलब कि अब जितने भी सदस्य मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी बहुकोशिकीय हो गए, मतलब कि इनमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है सभी में केंद्रक भी उपस्थित होगा। क्योंकि जितने भी जगत अभी तक हमने पढ़े हैं वो सभी जगत से ये सुविकसित हैं। पौधे जो होते हैं वो सुविकसित होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें सुविकसित जड़ तंत्र पाया जाता है, तना पाया जाता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्तियाँ होती है, तो ये सुविकसित है। ये एक तरह से जीवित में ही आते हैं, जीवित वर्ग में ही आते हैं। और ये इनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है। इनमें बहुत बड़ा साम्राज्य जिसमें छोटी घास से लेकर बड़े पेड़ तक आते हैं, जिन्हें हम हर्ब, श्रब और ट्री बोलते हैं, है ना। छोटी घासें, उसके बाद जितनी भी झाड़ियाँ हैं वो सब आते हैं और बड़े पेड़ इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें वे सभी जीव आते हैं जिन्हें हम पादप कहते हैं, जैसे लाल, भूरे एवं हरे शैवाल। शैवाल आप समझते हो एल्गी, जो कि कहाँ होती है, पानी और ज़मीन के किनारे पर उगती है और जो कि फोटोसिंथेसिस करती है, ये प्रकाश संश्लेषण करती है। इसीलिए हमने इनको कहाँ रख दिया है, प्लांटी में। और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी, तो इनको इतने भागों में विभाजित करते हैं। ये थोड़ा बड़ा है, जब हम इसको डिटेल्ड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें कौन कौन आते हैं? लाल, भूरे, हरे शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी। ये जो कैटेगरी बनी हुई है ये आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है कि किस जगत में हम किस समूह को रख रहे हैं। फिर इसके लक्षण क्या क्या हैं? अब पेड़ पौधों के लक्षण सभी को ही पता है कि ये सभी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जड़, तने एवं पत्तियों में बटे होते हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ एक निश्चित दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है ना। इनकी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है। कुछ जलीय पादपों को छोड़कर ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जैसे निम्फिया है ना, और लिली है, वाटर लिली, जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, जो तैरते रहते हैं पौधे, है ना, वो कहाँ तैरते रहते हैं? जल के ऊपर। परंतु सभी पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक जगह स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं। अधिकांश सदस्यों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है ना। इसके जितने भी सदस्य आते हैं वो सब लैंगिक जनन करते हैं। और कुछ जो जीव होते हैं उनमें जीव नहीं बोल सकते हम इनको, कुछ जो सदस्य होते हैं उनमें अलैंगिक विधि और कुछ में जो होते हैं कायिक जनन की विधि भी होती है। जनन की क्रिया ये लिखा हुआ है नीचे, वर्धी, अलिंगी या लिंगी तीनों विधियों से होता है। मतलब कि वर्धी जनन भी होता है इसमें, वो मैं आपको आगे बता दूंगी क्या होता है। तो ये तीनों विधियों द्वारा जनन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ हमने इसके सबके लक्षण पढ़ लिए हैं। लास्ट जो लक्षण है वो है एनिमेलिया के। तो एनिमेलिया जो है सबसे उच्चतर स्तर पर रहने वाले जीव हैं जिनमें हम भी आते हैं। तो उसके जो लक्षण हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।